हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। मैं आप लोगों को विज्ञान में जो हम उपागम जो है पढ़ाते समय इस्तेमाल करते हैं वो बता रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो 3 उपागम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हम जो है वो विज्ञान के सब जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको समझाते हैं। तो फर्स्ट उपागम मैंने आपको बता दिया था। आज हम बाकी के जो 2 उपागम है, खोज उपागम और जांच उपागम, उनको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है खोज उपागम? खोज उपागम क्या है? इसमें क्या है, बच्चे से हम खोज कराएंगे। ठीक है। तो इसको क्या आप प्रेक्षण उपागम भी कह सकते हो। खोज उपागम में शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में शिक्षार्थी को संकेत देता है और शिक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे आज्ञानात्मक सोच द्वारा अवधारणा या नियम को खोज निकालें। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चे इसको क्या ऑब्जर्वेशन जो मेथड है उसको भी यूज़ किया जाता है इसके अंदर। और दूसरी बात है, हमारा जो आगमनात्मक विधि है उसका प्रयोग भी किया जाता है। अब आगमनात्मक विधि क्या है कि जिसमें हम बच्चे को उदाहरण पहले देते हैं और उस उदाहरण से बच्चा क्या है, खोज करके नियम का खोज करता है। ठीक है, उदाहरणों के द्वारा वो उस नियम तक पहुंचता है। खोज की कैसे करता है कि जब हमने उदाहरण दिया उस बच्चे को, तो वो उस उदाहरणों को क्या करता है, ऑब्ज़र्व करता है, उसका अवलोकन करता है कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, और उससे फिर वो एक नियम पर पहुंचता है। तो इसमें हम आज्ञानात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। खोज उपागम छात्रों की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। अब ये क्या है, ये अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें बच्चे क्या है, एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को अब खुद से काम करना है इसमें। और टीचर जो है वो उसको हेल्प करेगा पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पे डिपेंडेंट है, नहीं, बच्चों की आप टीचर जो है वो हेल्प भी करते हैं, लेकिन इसमें बच्चे भी काम करते हैं तो वो सक्रिय हो जाते हैं। इसमें उदाहरण नियम का पैटर्न प्रयोग होता है। उदाहरण नियम यानी पहले उदाहरण बताया जाता है और वहाँ से फिर नियम को खोजा जाता है। जबकि व्याख्यान वाला जो हमारा उपागम था उसमें क्या था कि बच्चे को हम नियम बताते थे, फिर बच्चा वहाँ से फिर हम उदाहरण बताते। तो नियम से उदाहरण वाला पैटर्न फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम उदाहरण से नियम का पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर हम इसमें स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स जो है वो थोड़े से अलग होते हैं। इसमें इनमें क्रम बदल जाता है। इसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो CR होता है। CR क्यों होता है? और उसमें पहले तो SR था, यानी स्टेटमेंट पहले दे रहा था, नियम पहले बता रहा था, लेकिन यहाँ हमें नियम नहीं बताना है, हमें यहाँ पे बच्चों को उदाहरण देना है पहले, है ना। इसलिए स्टेप यहाँ पे क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। पहला स्टेप होगा CR, फिर JR, फिर SR और फिर लास्ट में होगा हमारा AR। लास्ट AR सभी नियम के जितने भी उपागम है सब में लास्ट में ही आता है। एप्लीकेशन ऑफ रूल, क्योंकि हम अप्लाई जो है रूल को कब करेंगे, सबसे लास्ट में, जब हम उस रूल को पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है CR, क्लैरिफिकेशन ऑफ रूल। तो कैसे किया जाता है कि शिक्षक क्या करेगा, हम वही लेंगे, विलय और अविलय वाला ही उदाहरण लेंगे। इसमें शिक्षक सबसे पहले क्या करेगा, ये बताएगा नहीं कि विलय क्या होते हैं, विलय पदार्थ कौन से हैं, या विलय मिश्रण क्या है और अविलय मिश्रण क्या, बताएगा नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, वो 2 द्रवों की विलयता या अविलयता से संबंधित प्रयोगों के पदार्थ उपलब्ध करवाएगा और शिक्षक डाटा शीट देगा जिसमें छात्र प्रयोग कर कर अपने अवलोकन लिखेंगे। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले क्योंकि उदाहरण देना है उसे, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले बच्चों से प्रयोग करवाएगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, कुछ उन्हें पदार्थ उपलब्ध कराएगा, जैसे कि दूध, पानी, नींबू का रस, तेल, केरोसिन, सिरका, ये सारी चीज़ें उन्हें देगा और बोलेगा आप इनको आपस में मिक्स करके देखो, और जो भी आपकी समझ में आता है, जो भी आप ऑब्जर्व करते हो, जो भी आप अवलोकन करते हो, महसूस करते हो, उन सबको अपनी नोटबुक में लिखो। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा जस्टिफिकेशन ऑफ रूल। शिक्षक छात्रों को प्रेरित करेगा कि वे द्रवों को मिलाने का क्रम बदल कर नियम को उचित सिद्ध करें। फिर उनको बोलेगा कि अभी आपने मान लिया 2 लिक्विड्स को मिलाया था, अब इनके क्रम को बदलो। जैसे पहले आपने अगर मान लिया पानी में तेल डाला था, तो अब क्या करो, तेल में पानी डाल के देखो और फिर बताओ कि क्या हुआ। उसके बाद लास्ट में जब बच्चे इतना प्रयोग कर लेंगे, अपनी बातें जो है बताएंगे, जो भी उनको समझ में आया कि जैसे तेल और पानी मिल नहीं रहे हैं, बच्चे क्या करेंगे, महसूस यही करेंगे और अब वो देखेंगे दूध और पानी मिल जा रहे हैं। तब टीचर क्या है, स्टेटमेंट देगा, यानी नियम बताएगा उन्हें। तो शिक्षक और छात्रों के मध्य क्या होगी, अंतरक्रिया होगी, और जिसके द्वारा शिक्षार्थी 2 या 2 से अधिक द्रवों के विलयता या अविलयता संबंधी नियम बनाएंगे।
और दोनों लोग क्या है बात करेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर टीचर बच्चों को समझा देगा कि भाई जो दो लिक्विड आपस में मिलते नहीं हैं और वो जो मिश्रण बनता है वो अविलय मिश्रण होता है, और जब दो मिल जाते हैं पूर्णतः तो वो मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, विलय मिश्रण होता है। और फिर क्या है, नियम बना लिया जाएगा, और जो मूल नियम है यानी मेन नियम जो आप समझाना चाह रहे थे विलयता और अविलयता का, उससे आप उसको करेक्ट करके बता दोगे। और लास्ट में क्या करेंगे, हमारा AR आएगा, एप्लीकेशन ऑफ रूल। फिर छात्र 2 या 2 से अधिक द्रव लेकर उन्हें मिलाकर देखेंगे और नियम का सामान्यीकरण करेंगे। यानी मान लिया एक और जो भी द्रव्य है उसको लेंगे और उसको मिलाकर उनमें देखेंगे, चेंज करके देखेंगे कि A अगर B में मिल रहा है और B अगर C में मिल रहा है तो A भी क्या है, C में मिलना चाहिए, और जस्टिफाई वो कर देंगे। तो इस तरह से मेनली अगर देखा जाए तो बस खोज उपागम क्या है, बच्चे से हम नियम को खोजवाते हैं, यानी कि इसकी खोज करवाते हैं, कि नियम हम उसे बताते नहीं हैं बल्कि बच्चा यहाँ पे नियम की खुद से खोज करता है। अब ये जो नियम है, ये जो उपागम है, इसके भी कुछ लाभ और हानि हैं। तो इसके लाभ क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षार्थी क्या है, क्योंकि इसमें सक्रिय रूप से काम कर रहा है तो शिक्षार्थी जो है इसमें रुचि लेता है और ज्ञान अधिक समय तक रहता है, और इससे जो प्राप्त उसे ज्ञान होता है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है क्योंकि उसने प्रैक्टिकल किया है। दूसरा लाभ है, छात्र सीखने में सक्रिय भूमिका निभाता है। तीसरा है, विश्लेषण क्षमता, समस्या समाधान के लिए ज्ञान संगठन विकसित होते हैं, यानी कि जो आप बड़े उद्देश्य होते हैं जैसे विश्लेषण करना हो गया है ना, समस्या का समाधान निकालना, ये सारे जो गुण हैं वो उसमें विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी सीखने में रुचि लेते हैं क्योंकि वे ज्ञान की खोज स्वयं कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट है, इसके द्वारा छात्रों में सूचना प्रक्रमण क्षमता का विकास होता है। सूचना प्रक्रमण यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इन्फॉर्मेशन निकालना वो सीख पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर उनके सामने कोई घटना घट रही है तो उसमें से हमें कैसे आंकड़े एकत्र करने हैं, सूचनाएं निकालनी, वो सीख पाते हैं उच्च स्तर के लिए। इसलिए ये मेथड जो है वो काफ़ी उपयोगी है। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे खुद से काम कर रहे हैं और प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, अधिक समय लगता है, अधिक समय खर्च होता है। छात्र किसी भी विषय में बुनियादी विचारों से आगे बढ़ने में असमर्थ हो सकते हैं। हो सकता है कि कई बार बच्चों को समझ में ही ना आए, मैं जो भी आप उसको सामने एग्जाम्पल रख रहे हो, और वो क्या है, असमर्थ रहे, जो बुनियादी विचार यानी कि जो बेसिक थॉट्स हैं वो ही उनको समझ में ना आए। अब ऐसा होगा तो वो क्या है, नियम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तीसरा है, कम क्षमता वाले शिक्षार्थी निराश हो जाते हैं, जो कि मान लिया आपकी क्लास में तो हर तरह के बच्चे होते हैं, तो जो कम क्षमता वाले बच्चे हैं वो निराश हो जाएंगे क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, वो नियम को निकाल ही नहीं पाएंगे। तीसरा है, शिक्षक और छात्रों को बहुत प्रयास करने पड़ सकते हैं और पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। तो क्या थोड़ा सा खर्चीला भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल करना, अब उस नियम तक पहुंचने के लिए हो सकता है उन्हें 2-3 बार प्रयोग करना पड़े, तो बहुत सारे संसाधन की ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट है, सभी शिक्षक इस विधि को पढ़ाने में आसानी का अनुभव नहीं करते हैं। अब हो सकता है कि बहुत सारे टीचर जो है वो इस मेथड को पढ़ाने में समर्थ ही ना हो। और नेक्स्ट है, ये विधि महंगी है। यानी ये महंगी क्यों है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय भी लग रहा है और ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत भी है। उसके बाद लास्ट उपागम है हमारा जांच उपागम या प्रक्रिया कौशल, यानी कि प्रैक्टिकल, जिसमें हम कराएंगे बच्चों से। ठीक है, अभी तो क्या हो रहा था, टीचर खुद प्रैक्टिकल करके दिखा रहा था, टीचर उसमें इन्वॉल्व था, लेकिन ये जो मेथड है जांच, इसको आप एक तरह से इसके अंदर हम क्या क्या, ह्यूरिस्टिकल अप्रोच हो गई, इसमें भी आप वो भी सेम होगी। ठीक है हमारी। इसके अलावा अब इसमें क्या है, जैसे मान लिया क्वेश्चन आता है आपका ह्यूरिस्टिक अप्रोच जो होती है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आंसर वाली अप्रोच हो गई, या फिर हमारी प्रैक्टिकल हो गया, प्रोजेक्ट अप्रोच हो गई, प्रोजेक्ट मेथड, ये सारे हम इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या, बच्चा अब खुद से ही उदाहरण मतलब प्रयोग भी करेगा और बच्चा खुद से ही नियम भी निकालेगा। वो बस क्वेश्चन आंसर करेगा टीचर से, और टीचर को बस उसका आंसर बताना है कि वो जो प्रश्न कर रहा है वो उसका जो उत्तर है वो सही है कि नहीं। तो जांच उपागम में शिक्षार्थी को एक समस्या या एक प्रतिकूल घटना दे दी जाती है, उनके सामने बस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो भी जो है वो उस मेथड को भी इसमें यूज़ किया जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड जो होता है उसको भी इस अप्रोच में यूज़ किया जाता है।
तो इसमें क्या होता है, टीचर बस एक समस्या दे देता है बच्चों के सामने और बस ये बोलता है कि भाई इसको इसका सॉल्यूशन निकालो, अपने आप से प्रयोग करो और नियम खुद से निकालो। छात्र क्या है, आंकड़े एकत्र करने के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से वो समस्या को फिर हल करते हैं। इस उपागम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्णतः छात्रों के नियंत्रण में होती है, इसलिए ये एक छात्र केंद्रित उपागम है या छात्र केंद्रित विधि है। जांच उपागम खोज उपागम का ही विस्तारित रूप है। अब आप सोच रहे होगा कि डिफरेंस क्या है जांच उपागम और खोज उपागम में। तो दोनों में क्या अंतर है कि आप कह सकते हो कि जांच उपागम जो है वो खोज उपागम का एक विस्तृत रूप है, क्योंकि खोज उपागम में क्या था, टीचर जो है वो उदाहरण प्रयोग करके दिखा रहा था, बच्चे बस नियम को खोज रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, बच्चे खुद से ही प्रयोग करेंगे, उसकी जांच करेंगे, पूरा ऑब्जर्व करेंगे, फिर क्या है नियम को खोजेंगे। तो ये उसका विस्तारित रूप है। अब हर जांच जो उपागम होता है उसमें खोज होती है, लेकिन हर खोज में जांच नहीं होती है। यानी जब बच्चे नियम को खोज रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो जांच भी करें, लेकिन जब वो किसी चीज़ की जांच कर रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ को खोजेंगे भी। तभी तो आपको किसी चीज़ को जांच करने के लिए आप खोजोगे ना चीज़ें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं और कैसा कैसा हो रहा है। शिक्षार्थी अलग अलग परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, यानी वो क्या है, बच्चे अलग अलग नियम निकालेंगे। कोई बोलेगा ये नियम हो सकता है, ये परिकल्पना निकालेंगे अलग अलग, और फिर जब देखेंगे कि कौन सी परिकल्पना जो हो पूरी तरह से कैसी है, स्पष्टीकरण दे रही है, तो उसको ही फिर वो नियम बता देंगे कि भाई ऐसा ये जो है नियम है। इसमें जो कदमों का क्रम होता है, स्टेप्स होते हैं, वो बिल्कुल सेम होते हैं हमारे खोज उपागम जैसे ही। और प्रारंभ में क्या होता है, अब इसमें क्या है, टीचर तो बस एक घटना दे देगा बच्चों के सामने, अब बच्चों को ही सब कुछ करना है। तो प्रारंभ में शिक्षक एक घटना प्रस्तुत करता है। शिक्षक एक परख नली में 200 ml एक द्रव्य लेता है और इसमें दूसरा द्रव्य भी 20 ml एक द्रव्य लेता है और इसमें दूसरा द्रव्य मिलाता है जो कि 20 ml होता है। शिक्षक इन दोनों द्रवों के मिश्रण को का आयतन मापता है जो कि 40 ml से कम होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक बस घटना का सामने प्रस्तुत की बच्चों के कि ऐसा ऐसा घटित हुआ। उसने 20 ml एक लिक्विड लिया, बताया नहीं कौन सा लिक्विड लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं, बच्चों को खुद से ही जांच करनी है कि ये क्या हो सकता, कौन से लिक्विड लिए गए हैं। तो एक लिक्विड लिया 20 ml, दूसरा लिक्विड लिया 20 ml, दोनों को मिलाया, तो टोटल जो आयतन है वो 40 ml आना चाहिए, लेकिन आयतन क्या है, वो 40 ml से कम आया। तो अब बच्चों से वो क्या पूछेंगे, शिक्षक छात्रों से पूछता है मिश्रण का आयतन 40 ml से कम क्यों आया है। तो अब क्या होगा, अब होगा स्टेप्स शुरू। सबसे पहले क्या है, CR क्लैरिफिकेशन ऑफ रूल। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित प्रतिकूल घटना से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने के लिए छात्र इस तरह के प्रश्न पूछेंगे और प्रश्नों से फिर हल ढूंढ लेते हैं। तो अब जब बच्चों के सामने ये घटना करके दिखा दी टीचर ने, ठीक है, अब बच्चे क्या है, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे पूछ सकते हैं बच्चे, क्या एक द्रव्य पानी और दूसरा द्रव्य तेल है। फिर एज अ टीचर आपको बस हाँ और ना में जवाब देना है। अगर ऐसा है तो आप बोल दोगे हाँ, अगर नहीं है तो ना। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं बच्चे कि एक द्रव वाष्पीकृत हो गया है, आप बोलोगे नहीं। दूसरा, यह विशेष प्रक्रिया इन्हीं घटना से जुड़ी है, यह विशेष प्रक्रिया इन्हीं द्रवों से जुड़ी, यहाँ पे घटना नहीं होगी, यहाँ पे द्रव होगा, इन्हीं द्रवों से जुड़ी है। यानी कि ये जो आपने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया बच्चों को एक घटना कि वो ये जो दो आपने लिक्विड लिए हैं यहाँ पे उन्हीं से जुड़ी है, कि कोई भी हम लिक्विड मिलाएंगे तो ऐसा ही आएगा, तो आप बोलोगे हाँ इसी से जुड़ी है और किसी से नहीं। नेक्स्ट है कि जैसे घटना पानी और अल्कोहल के साथ हुई है, तो अगर आपने अल्कोहल और पानी लिया तो आप बोल दोगे हाँ। तो इस तरह से बच्चे बहुत सवाल पूछेंगे, 15-20 सवाल पूछेंगे, आपको बस उनके आंसर देना है और उससे ही फिर वो क्या है, अपने नतीजे पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा GR जस्टिफिकेशन ऑफ रूल। शिक्षक छात्रों को द्रवों को मिलाने का क्रम बदलकर समझने के लिए प्रेरित करता है। मान लिया पहले पानी में अल्कोहल मिलाया तो अब बोलेगा अल्कोहल में पानी मिलाओ, आयतन की कमी दोनों परिस्थिति में होगी। फिर नेक्स्ट आएगा SR यानी कि स्टेटमेंट ऑफ रूल। जब बच्चे ऐसा करके देख लेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बच्चे समझ भी गए कि एक द्रव्य पानी है एक द्रव्य अल्कोहल है, वो इतना भी समझ गए कि इन दोनों को कैसे भी मिलाओ आयतन में कमी आएगी। फिर हम क्या स्टेटमेंट देंगे, छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया होगी। छात्र संतोषजनक स्पष्टीकरण तैयार कर लेते हैं कि जब अल्कोहल और पानी को मिलाते हैं तो आयतन में कमी होती। टीचर कुछ नहीं बोलेगा, बच्चे ही खुद से ये नियम निकाल लेंगे कि जब अल्कोहल को पानी में मिलाया जाता है तो आयतन में कमी होती है।
उसके बाद लास्ट आएगा AR यानी एप्लीकेशन ऑफ रूल। अब क्या करेंगे वो कि वो अब इसको अप्लाई करके देखेंगे, नियम का दूसरे क्षेत्रों में प्रयोग करेंगे और छात्र पहले प्रयोग करते फिर अवलोकन के आधार पर नियम बनाते हैं। तो अब क्या है, उन्होंने नियम निकाल लिया, उसको वो यूज़ करके प्रयोग करके देखेंगे कि हाँ मेरा जो नियम बना है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये क्या है, ये जो उपागम या अप्रोच है वो पूरी तरह से बच्चों पे ही निर्भर है। बच्चे खुद से ही जांच भी कर रहे हैं, खुद से ही अवलोकन भी कर रहे हैं, खुद से ही नियम भी बना रहे हैं। अब इसके भी कुछ लाभ और सीमाएं हैं। लाभ क्या है, छात्रों के दृष्टिकोण से यह सबसे प्रभावी विधि है। छात्रों के पक्ष से हम देखें, क्योंकि बच्चा पूरे टाइम इसमें एक्टिव रहता है, पूरी तरह से उसका ध्यान जो है वो उस टॉपिक पे ही रहता है। यह सोच को उत्तेजित करने की विधि है, सोच को बढ़ाती है बच्चे के, क्योंकि बच्चे एक वैज्ञानिक की तरह सोचते, वैज्ञानिक की तरह कार्य करते हैं। इसीलिए क्या है, इसमें ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो अप्लाई किया जाता है बच्चों से। उसके बाद है, इससे छात्रों में जांच प्रक्रिया का विकास होता है। आंकड़े एकत्र करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण करना, नियम निकालना आदि चीज़ें जो है वो बच्चे सीखते हैं। तो अगर हम कहें कि बच्चे क्या है, इसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, वैज्ञानिक की तरह कार्य करते हैं। अधिगम चुनौतीपूर्ण व आनंददायी हो जाता है। तो यहाँ पे पढ़ना बच्चों के लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, साथ में चुनौतीपूर्ण भी होता है, क्योंकि उन्हीं को सारा काम करना है। उसके बाद है, शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, पूरी तरह से फ्रीडम होता है उनको सीखने का। अब इसकी सीमाएं क्या है, सीमाएं क्या है कि सबसे बड़ी जो सीमा है वो यही है कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि बच्चों को खुद से ही नियम निकालना है, खुद से जांच करनी है, इतनी सारी चीज़ें करेंगे, बहुत सारा समय लगेगा, बार बार उनका प्रैक्टिकल या उनके क्वेश्चन जो है उसके आंसर गलत होंगे। ठीक है, तो अपने नतीजे पर पहुँचने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सभी इकाइयाँ इस विधि द्वारा हम नहीं पढ़ा सकते हैं, और संतोषजनक स्पष्टीकरण ना मिल पाने पर छात्र निराश हो सकते हैं। यानी अगर वो उसको आंसर ढूंढ ही ना पाएँ, ठीक है, वो पहचान ही नहीं पाएँ कि वो दो द्रव्य कौन से हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्या वो निराश हो जाएंगे और गिव अप कर देंगे, भाई मुझसे अब नहीं हो रहा। तो इसलिए ये क्या है, संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर छात्र निराश भी हो सकते हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो ये थे तीनों उपागम जो कि हम जिनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हस्त क्रियाकलाप जो है विज्ञान में, उनका क्या महत्व है, क्योंकि वो भी हैंड ऑन एक्टिविटी भी जो क्या है एक अप्रोच है जिसको टीचर यूज़ करता है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे, और फिर थर्ड पार्ट में हम एकीकृत उपागम क्या है, और फिर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।